नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके पार्ट 17 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 17 है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से जो कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान की जिसका संबंध राजभाषा से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राजभाषाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुसूची जो 8 नंबर की है। इसका संबंध किससे है? तो राजभाषाओं से। तथा इस अनुसूची में टोटल 22 प्रकार की भाषाओं का जिक्र है। आप याद रखिएगा, इस अनुसूची में टोटल 22 प्रकार की भाषाओं का जिक्र है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे देश में, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जो प्रावधान है वह अनुसूची 2 में किया गया। आपको पता होना चाहिए जो शेड्यूल हमारा 2 है, इसके अंतर्गत मान लीजिए हमारे भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्य के राज्यपाल जितने भी होते हैं, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसी तरह के हमारे देश के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, उनके भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े जो प्रोविजंस हैं वे आर्टिकल 2 में रखे गए हैं। तब इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा जो अनुसूची 3 है, इसका किससे संबंध है? तो हमारी जो अनुसूची तीसरी है, इसका संबंध किससे है? तो हमारे देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, मान लीजिए जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, अभ्यर्थी हैं और सदस्यों द्वारा जो ली जाने वाली ओथ्स होती हैं, जो शपथ होती हैं, उनका जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। जितने भी हमारे देश में प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो ओथ यानी कि जो शपथ ली जाती है, उसका जो प्रारूप है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची का संबंध मैंने आपको बताया 22 प्रकार की जो भाषाएं हैं उनका जो संबंध है वह 8वीं अनुसूची से है। वहीं 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध है दल बदल कानून से, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है 8वीं अनुसूची। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा संवैधानिक निकाय मतलब है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो वित्त आयोग है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य चाय का उत्पादन नहीं करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राज्य है जहाँ पे चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा असम में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, कर्नाटक में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा केरल राज्य में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तथा सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन है वह किस राज्य में किया जाता है? तो जो असम राज्य है यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अरावली जो पर्वत है निम्नलिखित में से मतलब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, जो पीक है, उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको पता होना चाहिए। वहीं दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की। आप याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसको हम दोदा बेटा कहते हैं। वहीं जो अनाई मुड़ी है, यह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई एक पर्वत है साउथ इंडिया में। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह अनाई मुड़ी है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बैंकिंग सेक्टर जो है, जो बैंक होते हैं वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी एयरपोर्ट, आपका डैम हो गया, आपका हाईवे हो गया, ये सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, परंतु बैंक नहीं आता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत आती है? आपको बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी दिए गए ऑप्शंस में से कंपनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंपनी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजुकेशनल कंसल्टेंट लिमिटेड जो है, यह एजुकेशन मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे आप याद रखिए, इसका पूरा नाम है एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री और टाइटन इंडस्ट्री ये दोनों प्राइवेट सेक्टर हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में जो दौलताबाद है जिसको मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी, आपको बताना है कि वर्तमान में जो दौलताबाद है वह किस स्थान के पास स्थित है। तो वर्तमान में जो दौलताबाद है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में औरंगाबाद नामक जगह है, इसी के पास आपको मिलेगा दौलताबाद, तथा इसी दौलताबाद को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गोम्बियाट किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो गोम्बियाट है यह किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? तो यह जो कठपुतली शो है पारंपरिक, यह है कर्नाटका का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक का जो है गोम्बियाट एक पारंपरिक कठपुतली शो है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा आपको बतानी है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा को हम कहते हैं वॉन। क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा को हम कहते हैं वॉन। वहीं डोंग किस देश की मुद्रा है? तो वियतनाम की जो ऑफिशियल करेंसी है उसको हम डोंग कहते हैं। वही क्यात किस देश की ऑफिशियल करेंसी है? तो म्यांमार की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम कहते हैं क्यात। वही रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम रिंगित कहते हैं। तो चारों आपको पता होना चाहिए। डोंग वियतनाम की मुद्रा है, वॉन किसकी मुद्रा है? साउथ कोरिया की मुद्रा है, क्यात म्यांमार की ऑफिशियल करेंसी है, और रिंगित जो है मलेशिया की ऑफिशियल करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित पूरी तरह से AC 3 टियर ट्रेन कौन सी? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो है संचालित पूरी तरह से निम्नलिखित में से कौन सी AC 3 टियर ट्रेन है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी AC 3 टियर ट्रेन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमसफ़र ट्रेन, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। हमसफ़र जो ट्रेन है यह पूरी तरह से AC 3 टियर ट्रेन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं ADB से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में जो उपाध्यक्ष बने हैं वे भारतीय मूल के हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा ये इससे पहले कौन सी पद पे थे आपको पता होना चाहिए। तो अशोक लवासा इससे पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक प्रमुख मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और उसकी सहायता करने के लिए एक इलेक्शन कमिश्नर की सहायता करने के लिए 2 सहायक मतलब 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो उन 2 चुनाव आयुक्तों में से जो अशोक लवासा थे एक थे, परंतु अब इनको क्या बना दिया गया है? तो इनको बना दिया गया है ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वहीं ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो मसात्सुगु असाकावा इनका नाम है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं। MASATASUGU। तो क्या हो गया? मसात्सुगु असाकावा, ASAKAVA। तो इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा।
ये वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हैं और एडीबी के वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाए गए अशोक लवासा। एडीबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, नील नदी किस देश की नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नील नदी है यह किस देश की नदी है? तो यह मिस्र देश की प्रमुख नदी है तथा यह जो नील नदी है यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी तथा यह मिस्र की प्रमुख नदी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नामीबिया की राजधानी आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंड हाक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विंड हाक जो है यह नामीबिया की राजधानी है। वहीं लुसाका किसकी राजधानी है? तो लुसाका राजधानी है जाम्बिया देश की। किस देश की? तो जाम्बिया देश की राजधानी को हम कहते हैं लुसाका। वहीं ब्राज़ाविल किस देश की राजधानी है? तो कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविल। वहीं किंशासा किस देश की राजधानी है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दो अलग अलग देश हैं। कांगो की राजधानी को हम ब्राज़ाविल कहते हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी को हम कहते हैं किंशासा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और नामीबिया की राजधानी को हम कहते हैं विंड हाक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, देवधर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, भाखड़ा नांगल बांध आपको बताना है किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया यह बांध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है यह भाखड़ा नांगल बांध। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा DBMS जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा DBMS जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो कीबोर्ड है यह आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि ये क्या है? यह इनपुट डिवाइस माना जाता है। क्या है? तो जो कीबोर्ड होता है यह इनपुट डिवाइस है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपके हैं मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में SMTP का आपको पूरा नाम बताना है। तो SMTP का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह बताया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा जो है यह बताया गया था कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, यह क्या है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय उपकरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोलोमीटर, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। बोलोमीटर का जो उपयोग है यह किस उद्देश्य से किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पन बिजली उत्पादन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो पन बिजली उत्पादन है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन शुष्क बर्फ का मुख्य घटक है? यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह शुष्क बर्फ से बनता, मतलब जो शुष्क बर्फ होती है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? यहाँ पे आप बात हो रही है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, मतलब उसका मुख्य घटक कौन सा इसमें से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन जो है यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न हमारा है, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकलता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो एल्युमिनियम होता है यह किस अयस्क से निकलता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बॉक्साइट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु के नाभिक में मौजूद है, मतलब रहता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन मौजूद रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो प्रोटॉन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन पैदा करती है। तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा इंसुलिन पैदा किया जाता है, तो अग्नाशय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, फीमर हड्डी किस प्रकार की हड्डी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं फीमर, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फीमर जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्लेटलेट्स को किस अन्य नाम से हम जानते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्लाज्मा, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, प्लेटलेट्स को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ईसीजी का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगला जो लास्ट प्रश्न आपका हमारा आज का है, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, तथा वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी, तो आपको यह भी याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 17 में टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम पार्ट 18 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।